हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम यूनिवर्स लेटर टू सक्सेस। मेरा नाम है विकास और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो आपके आने वाले एसएससी एग्जाम्स के लिए, बैंक एग्जाम्स के लिए या फिर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और गाइस, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि गाइस सीपीयू का नोटिफिकेशन आ चुका और गाइस उसकी सारी क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं, तो आप लोग जाकर उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा। बात करें अगर आज की डेट की, तो आज है 19 जुलाई और अगर आप लोग इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप लोग हमारे चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस के जो पीडीएफ हैं वो आप लोग बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को कोई क्वेरी होती है तो आप लोग वो भी वहां पर पूछ सकते हैं। ओके, बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में आईसीआरए रेटिंग एजेंसी ने फिस्कल ईयर 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो ये माइनस का 9.5 रहने का अनुमान लगाया। देख रहे हो कितना कम है। ये सबसे मतलब जितनी भी रेटिंग एजेंसीज है ना, उसमें से लगाया गया सबसे कम का अनुमान है माइनस के 9.5 भारत की जीडीपी ग्रोथ का। ठीक है, बात करें अगर देखो आईसीआरए ये क्या है, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जो कि रेटिंग के आधार पर क्रेडिट और जो रेटिंग क्रेडिट के आधार पर रेटिंग देती है और उसके आधार पर जो ग्रोथ जो होता है, जो जीडीपी होती है उसको मतलब डिसाइड करती है। उसके लिए मतलब जो कितनी हो सकती है कितनी नहीं हो सकती उसके आधार पर ये रेटिंग देती है। और इस बार के लिए इंडिया के लिए दिए इसने 9-9.5। ठीक है, बात करें अगर और कुछ मतलब जो एजेंसीज हैं उन्होंने भारत को क्या रेटिंग दी है अभी फिस्कल ईयर 2020 से हम लोग 2021 की बात कर रहे हैं। ये अदर उनकी रेटिंग्स हैं कंपनीज की जिन्होंने दी है। देखो फिकी ने दी है माइनस के 4.5। आरबीआई की आप लोग पता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये इन्होंने दी है माइनस के 1.5%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया माइनस के 6.8%। ठीक है, ये परसेंट लगाना भूल गया, परसेंट लगा दीजिएगा। वर्ल्ड बैंक माइनस के 3.2%। एडीबी माइनस के 4%। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड माइनस के 4.5%। तो ये सारी की सारी जो अभी हाल ही में दी गई हैं। और अगर हम बात करें कि आईसीआरए ने सबसे कम दी है माइनस के 9.5%। उम्मीद करते हैं ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि मतलब आप लोगों को पता है। और ऐसा नहीं है, आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ इंडिया की ये खराब है, बाकी कंट्रीज की भी कुछ ज़्यादा प्लस में नहीं है, कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है पैंडेमिक सिचुएशन में किसी के पास भी कारोबार इतना ज़्यादा हो नहीं पाया। इकोनॉमी हर कंट्री की लो हुई है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया की लो हुई है, हर कंट्री की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा लो हुई है। तो ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो और ये बाकी सारी जो है ये भी आप लोग पढ़ सकते हैं, आप लोग याद रखिएगा। इसका पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो किस देश ने अमेरिका और फ्रांस के साथ इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने के लिए एयर बबल नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किसने किए हैं? ये भारत ने किए हैं। अब ये किस लिए किया गया है समझौता, क्या चीज़ है? तो देखो, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि इस समय जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है ना, वो सारी की सारी बंद है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद कर रखी गई हैं और जो नेशनल फ्लाइट्स है वो ऑन की गई। लेकिन अभी जो हमारी ट्रेडिंग वगैरह होती है, वो सब चीज़ होती है, वो इंटरनेशनल लेवल पर भी होती है। और जो लोग हैं, बहुत सारे लोग जो यहाँ फंस गए हैं, जो वहाँ पर अपने बिजनेस करते हैं या फिर जो भी जॉब वगैरह भी करते हैं, तो उन लोगों का आना जाना और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि आप इकोनॉमी की भी बात करें तो उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं फ्लाइट्स की। तो इसीलिए अब फ्लाइट्स शुरू करने के लिए एक एयर बबल नामक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। किस लिए क्या काम करेगा? ये एक तरीके से आप समझ सकते हो कॉरिडोर है, जिसमें कि भारत से लोग अमेरिका फ्रांस जा सकते हैं और फ्रांस अमेरिका से लोग यहाँ आ सकते हैं। मतलब कि कुछ ही देशों के साथ अभी हुआ है, भारत का अमेरिका और फ्रांस के साथ हुआ है, अभी ब्रिटेन और मैं बात करूँ जर्मनी, इनके साथ भारत के भी बार चल रही है कि उनके साथ भी इस तरीके से एयर बबल समझौता किया जाए, जहाँ से कि वहाँ से जब वो पर्सन आएगा तो वो पूरी तरीके से चेक होकर आएगा कि उसको कोरोना के कोई सिम्टम्स तो नहीं है। और यहाँ पर जब वो आएगा तो उसका यहाँ पर भी चेकअप किया जाएगा और वहाँ पर भी उसे यहाँ से जो जाएगा तो उसका वहाँ पर चेकअप किया, मतलब पूरी तरीके से रिकॉर्ड रखा जाएगा। और आप लोगों को अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, मतलब देखा जाएगा आप लोगों का जो रीज़न है उसके आधार पर आपका वीज़ा दिया जाएगा कि अगर वो इंपॉर्टेंट होगा इस तरीके से कि आपको जाना पड़ेगा तो ही आप लोगों को जाने दिया जाएगा, वरना आप लोगों को फ्लाइट कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से मरने वाले के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये आंध्र प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, ये देखो, ये है मैप में इस जगह पर नीचे कोस्टल साइड जो होती है ना, ये मालाबार तट कहा जाता है इसको। तो ये है इसका, सॉरी मालाबार तट इसको नहीं कहा जाता। ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश है यहाँ पर। ठीक है ना, मैप में भी आप लोग याद रखिएगा, आप लोगों को मैप भी देखना आना चाहिए कि कौन सा राज्य किस दिशा में पड़ता है। ये नीचे की तरफ पड़ता है, ठीक है ना, कुछ जो ऊपर है जम्मू कश्मीर का एरिया पड़ता है, इधर मुंबई महाराष्ट्र पड़ता है। ठीक है, और इधर जो बाकी के हमारे जो असम मणिपुर ये है ना, ये इस साइड ये पड़ते हैं। बीच में अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर एमपी है,
यहाँ पर यूपी है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैप देखना आना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट कहाँ पर पड़ती हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो आंध्र प्रदेश सरकार ने कोविड-19 से अगर कोई मरता है तो उसके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपये देने की घोषणा की है, ठीक है ना। और ये बात है आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की देखो बात कर लेते हैं हम लोग कैपिटल की। कैपिटल है इसकी अमरावती, पहले थी हैदराबाद, लेकिन वो तेलंगाना जब अलग हुआ 2014 में तो वो कैपिटल मतलब हैदराबाद जो है वो तेलंगाना का हिस्सा हो गया, तो तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद हो गई और यहाँ की जो कैपिटल है वो अमरावती कर दी गई थी। सीएम जो है वो कौन है, वो है जगन मोहन रेड्डी, ठीक है। और गवर्नर की बात करें तो वो है विश्वभूषण हरिचंद्र। तो इतनी जानकारी आप लोगों को राज्य के बारे में याद रखिए। देखो मैं आप लोगों को डेली पढ़ाता हूँ कोरिलेट करके, कि आप लोगों ने पढ़ा कि इसके बारे में, फिर आप लोगों ने राज्य के बारे में पढ़ा, राज्य से आप लोगों ने उसकी कैपिटल और उसके सीएम और गवर्नर के बारे में पढ़ा, मैंने आप लोगों को मैप में भी बताया। तो ढेर सारी जानकारी जो है आप लोगों को एक ही क्वेश्चन से मिल जाती है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में KYCA ने अपना पहला प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोला है? देखो सबसे पहले आप लोग जान लो कि यार देखो ये KVIC, ये KVIC क्या होता है? ये होता है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में, आज़ादी के बाद में, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये खादी के जो उत्पादन होता है उसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र है जो कहाँ खोला जा रहा है, अब ये दिल्ली में खोला जा रहा है। दिल्ली में इसका प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा और जहाँ पर जो लोग हैं उनको प्रशिक्षण यानी कि उनको बताया जाएगा किस तरीके से इसका उत्पादन होता है, इस इंडस्ट्रीज में आप लोग किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से इस इंडस्ट्री को बूम किया जा सकता है, या फिर इंडस्ट्री में किस तरीके से काम होता है लोगों को बताया जाएगा, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो इसमें की जाएंगी, ठीक है। तो ये पहला प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है। बात करेंगे देखो इसके हेडक्वार्टर की, मैंने आप लोगों को बता दिया जो फॉर्मेशन है वो 1956 है। हेडक्वार्टर की बात करें तो देखो हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई में है। और इसके जो चेयरमैन है वो है विजय कुमार सक्सेना, कौन है, विजय कुमार सक्सेना, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो CBSE ने सत्र 2020-21 के लिए AI पाठ्यक्रम को एकीकृत करने के लिए किस कंपनी के साथ संबंध किया है? तो ये IBM के साथ संबंध किया है। IBM के साथ क्या संबंध किया? देखो जो 11th और 12th के बच्चे होंगे ना, उन लोगों को AI के बारे में भी पढ़ाया जाएगा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उनके में चैप्टर्स होंगे, उनके में कोर्स में वो चीज़ें भी शामिल की जाएंगी। तो इस चीज़ के लिए CBSE ने भी टाई अप किया है किसके साथ, IBM के साथ। अब IBM के जो है ना वो IBM अपना कोर्स डिजाइन करके CBSE के पाठ्यक्रम में डालेगा ताकि जो 11th 12th के बच्चे हैं वो लोग AI के बारे में अभी से पढ़ सकें, फिर आगे जाके जब वो ग्रेजुएशन करें या उससे आगे भी पढ़ें तो उन चीज़ों में ये चीज़ हेल्प करेगी, ठीक है। तो इतनी जानकारी आप लोग याद रखिएगा। अभी देखो एक चीज़ और बता देता हूँ मैं इससे रिलेटेड आप लोगों को। देखो एक स्लाइड ले लेते हैं हम लोग। मैंने अभी आप लोगों को कुछ दिन पहले एक चीज़ और बताई थी कि जो CBSE है ना उसने फेसबुक के साथ भी एक टाई अप किया है। फेसबुक के साथ किस लिए टाइप किया है कि जो टीचर्स हैं और जो बच्चे हैं उन लोगों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब टीचर्स बच्चों को पढ़ा पाएं, इस पैंडेमिक सिचुएशन में ऑनलाइन पढ़ा पाएं और बच्चे भी ऑनलाइन पढ़ पाएं, तो उस चीज़ के लिए ऑनलाइन बढ़ावा देने के लिए उस चीज़ के लिए फेसबुक पर टाइप किया था, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, CBSE ने अभी अपना जो सिलेबस है वो 30% कम कर दिया था। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि पैंडेमिक सिचुएशन है, क्लासेस ज़्यादा नहीं खुल पाएंगी। अभी जब कॉलेज खुलेंगे, स्कूल खुलेंगे जब भी CBSE के, तो उसके बाद जितना भी टाइम होगा उसमें उतना ही कोर्स हो सकता है, इसलिए 30% अपना सिलेबस कम कर दिया है। CBSE ने भी कम कर दिया और यूपी बोर्ड ने भी बाद में अपना सिलेबस 30% तक कम कर दिया है, ठीक है। तो ये भी एक न्यूज़ है। और अगर हम बात करें देखो इस न्यूज़ से रिलेटेड चीज़ों की, तो ये जो है ना, ये जो कोर्स है ये कहाँ कहाँ लॉन्च किया जाएगा? तो ये देखो लगभग देश के 200 प्लस स्कूल हैं वहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। शुरुआती में कहाँ की जा रही है? देखो दिल्ली NCR, ठीक है, कर्नाटक, तमिलनाडु, उड़ीसा, केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, और मैं बात करूँ और तेलंगाना, ठीक है, महाराष्ट्र, MP, UP, राजस्थान, पंजाब, इन सब जगहों पर ये लॉन्च किया जा रहा है। मतलब इन सब जगहों पर क्या होगा, इन सब जगहों के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर ये पाठ्यक्रम लॉन्च किया जाएगा 2021 के, मतलब 2020 से 21 में जो बच्चे पढ़ेंगे, अभी जो बच्चे पढ़ेंगे उन सब के लिए ये पाठ्यक्रम लगाया जाएगा, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, देखो अब एक बात मतलब एक लाइन खींच लेते हैं ताकि हम बात कर सकें CBSE के बारे में और IBM के बारे में। देखो दोनों के बारे में आप लोगों को जानना जरूरी है, दोनों के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। CBSE के जो चेयरमैन है वो है मनोज आहूजा जी हैं। और हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर तो आप लोगों को पता ही होगा, देखो CBSE दिल्ली से ऑपरेट होता है तो ये दिल्ली है इसका। IBM की अगर हम बात करें तो देखो इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विर्गिनई M रोमेटी, ठीक है। और जो इसके CEO हैं वो है अरविंद कृष्णा। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? न्यूयॉर्क में है, जो कहाँ पर है? USA में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप,
ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग इतनी याद रखिएगा। देखो एक क्वेश्चन से आप लोगों को कितनी सारी चीज़ें सीखने को मिली, कितनी सारी जानकारी आप लोगों को मिली। मैंने आप लोगों को ढेर सारी चीज़ों के बारे में बताया। देखो सीबीएसई ने भी हाल ही में जो टाइप किए उनके बारे में भी बताया, सीबीएसई ने अपना पाठ्यक्रम का कम किया वो भी बताया, और इसके बारे में बताया कि ये कहाँ कहाँ लॉन्च होगा, उन सारे स्टेट्स के बारे में बताया। तो यानी कि एक ही क्वेश्चन से आप लोगों को कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जानने को मिली हैं। तो आप लोग इसी तरीके से डेली और बार बार पढ़ते रहिए, हर रोज़ पढ़ते रहेंगे तो चीज़ें रिवाइज भी होती रहेंगी। मैं खुद आप लोगों के लिए रिवाइज कराता हूँ, तो आप लोग कोई भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना लीजिए। ठीक है, बात करते हैं अगले कि गैबोन एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज में से एक है। वहाँ की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया? देखो यहाँ पर अब तक जो है 11 पीएम बन चुके हैं और ये 12वें नंबर की हैं। और लेकिन लेडीज में बात करें, अगर फीमेल में बात करें तो ये पहली हैं। ठीक है, ये कौन बना है? ओरुसाका रपोंडा। ठीक है, ओरुसाका रपोंडा है। तो ये अभी देश की यहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, और बात करें अगर, देखो मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ कि इंडिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? ये आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक है, आप लोग, उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताएंगे कि इंडिया की पहली महिला कौन थी जो कि प्रधानमंत्री बनी थी। बाकी अगर देखो इन नामों की अगर हम बात करें, बाकी जो क्वेश्चंस पर हैं, क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो ये जो सना मारिन है, ये फिनलैंड की सबसे कम उम्र की अभी हाल ही में प्रधानमंत्री बनी थी। आप लोगों को मैंने बताया था। जैकिंडा अर्डम ये न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में कोरोना वायरस से पूरी तरीके से फ्री देश घोषित किया था अपने न्यूजीलैंड को। तो ये चीज भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बात करें अगर गैबोन की, तो देखो गैबोन की जो कैपिटल है, आप लोगों को पूछी नहीं जाएगी वैसे एग्जाम में, फिर भी मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बता देता हूँ। जो कैपिटल है वो है लिब्रेविल, और जो करेंसी है यहाँ की वो है सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। ठीक है, तो ये नॉलेज आप लोगों के लिए जरूरी है, तो आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो ये है कि किस आईआईटी ने किसानों की मदद के लिए मौसम पूर्वानुमान जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम है उसको विकसित किया है? ठीक है, तो ये किसने किया है? ये आईआईटी खड़गपुर ने किया है। आईआईटी खड़गपुर ने किसानों की जो मदद है, जैसे कि आप बात करते हैं कि फसल लगी हुई है, अभी अगर कभी भी बारिश हो जाए, कभी भी ओले पड़ जाते हैं, आंधी तूफान आ जाता है, तो इन सब चीज़ों से बचाने के लिए मौसम पूर्वानुमान प्रणाली किस मतलब जो है उसको सुदृढ़ किया है, उसको डेवलप किया, उसको बेहतर बनाया है। किसके साथ? देखो जो हमारा अभी इंडिया में कौन देता है इस तरीके से वेदर रिपोर्ट, कौन देता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आईएमडी जो है हमारा, वो रिपोर्ट देता है। लेकिन अब इसने आईआईटी खड़गपुर के साथ कोऑपरेट किया है, मतलब कोलैबोरेशन किया, और ये एक जो नई चीज़ है वो मौसम प्रणाली जो है वो उसको और ज़्यादा विकसित कर दिया, और ज़्यादा डेवलप कर दिया, ताकि अब जो किसान हैं उनको ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन लोगों को पहले से पता चल जाएगा कि हाँ अभी तूफान आने वाला है, उस दिन बारिश आ सकती है, आज बारिश आ सकती है, तो वो लोग कोई ना कोई इंतजाम अपने खेतों में अपनी फसलों को बचाने के लिए कर सकेंगे। और गवर्नमेंट को भी इससे फायदा होगा। गवर्नमेंट भी इस समय पर फिर काफ़ी सारे मुआवजे देती है, जिसमें गवर्नमेंट का भी पैसा जाता है, तो उस चीज़ में भी गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी। बात करते हैं आगे कि हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये ब्रेटली को बनाया है। ब्रेटली अब स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर होंगे। ठीक है, ये क्या है स्पोर्ट्स अड्डा, आखिर है क्या? देखो स्पोर्ट्स अड्डा होता है जो भारतीय समाचार एवं सूचना प्लेटफॉर्म है ना, वो है एक, यानी कि बहुत सारे स्पोर्ट्स की इस बारे में एक खबर, अपडेट, ऑडियो, वीडियो में बात करूँ, फुटेज, ये चीज़ें ये जारी करता है। जैसे हम बात करें क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, कबड्डी हुआ, और भी कई सारे खेल हैं जिनके बारे में ये न्यूज़ देता है, न्यूज़ अपडेट करता है। ओके, तो इसके जो नए एम्बेसडर कौन बने? ब्रेटली बने। बाकी अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो देखो सौरव गांगुली जो है बीसीसीआई के इस समय पर करंट में प्रेसिडेंट है। साथ ही मैं बात करूँ तो देखो जेएसडब्ल्यू सीमेंट के ये अभी हाल ही में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था, साथ में सुनील छेत्री को भी बनाया गया था। तो इन दोनों को साथ में जेएसडब्ल्यू का बनाया गया था। जेएसडब्ल्यू सीमेंट है और एक जेएसडब्ल्यू स्टील भी है, जिसके कौन बने हैं अभी हाल ही में? ऋषभ पंत बने हैं। ठीक है, ऋषभ पंत जेएसडब्ल्यू स्टील के बने हैं, और जेएसडब्ल्यू सीमेंट के सौरव गांगुली और सुनील छेत्री बने हैं। बात करें अगर देखो जैसे रोहित शर्मा की, तो रोहित शर्मा अभी हाल ही में दुबई क्रिकेट एकेडमी के जो वहां पर है उसके ब्रांड एम्बेसडर बने। ठीक है, बात करें अगर देखो हिमा दास की, तो देखो हिमा दास को सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं डींग एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है, और ये असम की हैं, और ये अभी इस समय एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर है।
देखो एक कहानी भी सुनाता हूँ इससे रिलेटेड छोटी सी, कि जब मतलब हिमा दास ने अपनी तैयारियां शुरू की थी, इनिशियल डेज की बात है, उस टाइम पर इनके पास एक पेयर ऑफ शूज खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। लेकिन आज के टाइम पे ये एडिडास जो बहुत बड़ी कंपनी है फुटवेयर्स में और बहुत बड़ी कंपनी है, ये उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। और आज के टाइम पर जो एडिडास है ना, वो कई सारे लिमिटेड एडिशन भी निकाले थे जिससे हिमा दास का नाम प्रिंट किया गया था लोगों के साथ में। यानी कि एक मोटिवेशन एक तरीके से आप ले सकते हो कि जिंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को कई सारी चीजें आप लोगों को पता चल गई, कई सारी चीजें रिवाइज हो गई जो आप लोगों को पहले पढ़ाई थी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वीजा जो आप लोगों के कार्ड वगैरह बनाती है ना, कार्ड वगैरह आप लोगों ने देखा होगा, जो एटीएम कार्ड होते हैं, बैंक के क्रेडिट कार्ड होते हैं, तो वो बनाती है। ओके, वीजा ने किस बैंक के साथ मिलकर वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो देखो ये फेडरल बैंक के साथ मिलकर किया है। वीजा सिक्योर प्रोग्राम है क्या? ये देखो किस लिए जो लॉन्च किया है, देखो हाल फिलहाल क्या है कि कोई भी चीज, किसी भी चीज को टच करना बहुत ज़्यादा खराब है। मतलब किसी भी चीज़ को टच करना, जैसे आप लोग कहीं होटल में चेक इन करने के लिए आप अपना कार्ड कहीं और स्वाइप अप करते हैं, मान लीजिए कि उस पर अगर कोरोना वायरस के अगर सिम्टम्स आ गए, कोई और उसे वैसे टच करके गया है जिस जगह पर आप लोगों ने स्वाइप किया, तो उस चीज़ को बचाने के लिए, उस चीज़ को कस्टमर्स को क्विकली रिएक्शन देने के लिए, तो अब ये चीज़ शुरू की गई है वीज़ा सिक्योर। इसमें क्या है कि विदाउट स्वैपिंग के आप लोग अपना चेकआउट कर सकते हो, कहीं भी कार्ड लगा सकते हो, पेट्रोल पंप हुआ, कहीं पर भी हुआ, तो ये चीज़ आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो ये वीज़ा सिक्योर प्रोग्राम, जिसको अभी वीज़ा के साथ, वीज़ा ने फेडरल बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया। और फेडरल बैंक के अभी हाल फिलहाल तो ये फेडरल बैंक के साथ किया गया है, तो इसका मतलब ये है कि केवल फेडरल बैंक के जो कस्टमर्स हैं ना, वो ही केवल इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके बाकी जो बैंक्स हैं उनके साथ भी इनका टाई अप हो जाएगा, और फिर बाकी सारे जो बैंक के कस्टमर्स हैं वो लोग भी इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। तो ये है वीज़ा का, देखो वीज़ा का पार्टनर। ठीक है, अब बात करते हैं देखो थोड़ी सी फेडरल बैंक के बारे में। फेडरल बैंक जो है वो पुरानी है काफ़ी, 1931 1931 की इसका फॉर्मेशन है। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका कोच्चि केरला में है। ठीक है, और जो सीईओ है वो है श्याम श्रीनिवासन। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में केर पूजा किस राज्य में फिर से शुरू हो गई? देखो केर पूजा पहले हुआ करती थी, लेकिन बाद में इस पर मतलब रोक लगा दी गई, मतलब हुई नहीं, लेकिन अब इसे फिर से शुरू किया गया। तो ये त्रिपुरा में होती है। केर पूजा क्या होती है? तो देखो त्रिपुरा के कुछ शाही परिवार हैं, जहाँ त्रिपुरा मतलब जब बना था उससे पहले के भी शाही परिवार हैं, तो उनके जो वास्तु देवता है ना, उनकी पूजा होती है, उसी को केर पूजा कहा जाता है। और अब ये फिर से शुरू हो गई है त्रिपुरा राज्य में। ठीक है, अब बात करते तो त्रिपुरा का नाम आया तो त्रिपुरा की कैपिटल के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव। ठीक है, त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? गवर्नर है रमेश बैस। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप लोग त्रिपुरा के बारे में याद रखिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग डेली डे बाई डे नोट्स बना रहे होंगे। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की, कुछ जो देश और दुनिया में हो रहा है आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगला है, देखो क्वेश्चन क्या है, अर्जुन अवार्ड पैरा एथलीट रमेश टीकाराम, इनका निधन हो गया है। ठीक है, रमेश टीकाराम जो कि पैरा एथलीट थे, उनका निधन हो गया। अर्जुन अवार्ड मिला था इनको। अर्जुन अवार्ड कब मिला था इनको? 2002 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये क्या कैसे प्लेयर्स थे, मतलब क्या खेलते थे? देखो ये बैडमिंटन में भी इनको अवार्ड ये बैडमिंटन भी खेला करते थे, ये कबड्डी में भी, शॉर्ट पुट भी और जेवलिन थ्रो में भी इनको कई सारे अवार्ड्स ये जीत चुके हैं। तो इनका भी हाल ही में निधन हो गया। अगला है कि अब 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वन नेशन और वन राशन कार्ड की योजना लागू कर दी गई है। उसी की तरह खाद्यान्न भी बांटा जाएगा, यानी कि एक नेशन है, एक देश है, तो एक ही राशन कार्ड होगा, उसके तहत ही सभी लोगों को सारी सुविधाएं, अनाज, और मैं बात करूँ अगर तेल है, चावल है, दाल है, जो भी चीज़ें राशन में दी जाती हैं तो वो सब चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, एक ही राशन कार्ड में। अगला है कि 9 जो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं उन्होंने इंडिविजुअल ट्रेनिंग रिज्यूम कर दी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि अभी लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे करके सारे जो खिलाड़ी हैं वो लोग ट्रेनिंग्स पर लौट रहे हैं अपनी अपनी जगह पर। तो बांग्लादेश के भी 9 खिलाड़ी ऐसे हैं जो अलग अलग जगह पर अपने अपने यहाँ पर ट्रेनिंग्स उन्होंने स्टार्ट कर दी है। अगला है कि राम मंदिर का जो निर्माण है वो 3 अगस्त से 5 अगस्त से शुरू किया जाएगा, ऐसा जो वहाँ के ट्रस्ट हैं उनके द्वारा कहना है कि राम मंदिर का निर्माण अभी कराया जाएगा अगस्त में, 3 तारीख से 5 तारीख से शुरू करा दिया जाएगा। मतलब ऐसी सिचुएशन में तो होना तो नहीं चाहिए, बाकी देखो ट्रस्ट की मर्जी है और देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है, तो इसका निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। अगला है कि बंगाल गवर्नमेंट ने एक बात बोली है कि उनके जो 13% जो कोरोना वायरस के मरीज है ना, सिर्फ उन्हीं को हॉस्पिटल में बेड की जरूरत है, मतलब कि हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है। बाकी सब जो है ना वो अपने घर पर ही क्वारंटीन होकर, सेल्फ क्वारंटीन होकर, इन सब तरीकों से ठीक हो जाएंगे, और वो हो भी रहे हैं। तो मतलब ऐसा बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा कहना है।
अगला है कि एबी डिविलियर्स ने 21 बॉलों में 50 मारी है, जो वहाँ पर साउथ अफ्रीका में लोकल जो क्रिकेट होता है, मतलब रणजी वगैरह होता है उसमें। तो यहाँ पर साउथ अफ्रीका के जो बल्लेबाज हैं एबी डिविलियर्स, तो इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था, लेकिन अब ये फिर से इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं और इन्होंने अपनी वापसी के बारे में मतलब इसी तरीके से अब शुरुआत की है 21 बॉलों में 50 मारकर, जो कि जो सेलेक्टर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी करेगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों ने वीडियो को लाइक अभी तक कर दिया होगा। नहीं किया तो यार देखो कर दो, नीचे ही लाइक का बटन है, आप लोग जरूर लाइक करो। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए सेशन बनाता हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो और शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर लो यार, सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ताकि आप लोग आने वाली ढेर सारी वीडियोस जो हैं टाइम टू टाइम देख सकें। तो गाइस वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, जय हिंद।